हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा और अब हम आगे उसको कंटिन्यू करने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को। लास्ट टाइम हमने बात की थी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की, जिसमें यहाँ पे होती थी एक मेटल प्लेट, उससे कनेक्टेड होती थी एक मेटल रॉड और यहाँ पे दो गोल्ड प्लेट्स होती थी और ये पूरा सेटअप होता था यहाँ पे एक कंटेनर के अंदर। ना हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्कोप वो हमें किसी बॉडी के अंदर चार्ज है या नहीं वो डिटेक्ट करने में मदद करता है। अगर हम किसी बॉडी को इसके पास लाएंगे और अगर उसमें चार्ज होगा तो चार्ज दोनों लीफ प्लेट के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से दोनों प्लेट्स डाइवर्ज होगी और जो डाइवर्जेंस है उसकी डिग्री चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी। और हमने ये भी देखा था कि अगर यहाँ पे वैक्यूम है, सॉरी यहाँ पे एयर है और हम पास कर रहे हैं एक्सरेज को, एक्सरेज आर पास्ड, देन लीव्स कोलैप्स, मीन्स दोनों लीव्स कोलैप्स हो जाएगी या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों पास आ जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। और ये इसीलिए होगा क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं वो आयोनाइज हो जाएंगे और उसकी वजह से लीफ प्लेट्स चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वो चार्ज होगा जो लीफ प्लेट्स पे वो आयोनाइज्ड एयर पार्टिकल्स की वजह से न्यूट्रल हो जाएगा और इसी वजह से लीव्स कोलैप्स कर जाएगी अगर हमने एयर रखी है और हम एक्सरे पास कर रहे हैं तो। अभी हम सेकंड केस देखेंगे। हमने इस केस में तो एयर रखी थी इसलिए पार्टिकल्स कोलैप्स हो रहे थे चाहे किसी भी तरह के चार्ज हो लीफ प्लेट्स के ऊपर, लेकिन अब यहाँ पे वैक्यूम है। एक्सरेज बेसिकली करती क्या है कि जो एयर के पार्टिकल्स थे उनमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देती थी और इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता था पार्टिकल्स के अंदर एयर के, और इसी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स या फिर जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो लीफ प्लेट के चार्ज को बैलेंस करते थे और लीफ प्लेट कोलैप्स कर जाती थी। लेकिन यहाँ पे हम एक्सरे पास कर रहे हैं, देन फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम एग्जांपल लेते हैं कि ये लीफ प्लेट्स न्यूट्रल है। यहाँ पे हमने एक्सरेज पास की तो वैक्यूम है तो कंटेनर के अंदर तो पार्टिकल्स है नहीं, जो पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड प्लेट्स के ऊपर हैं। एक्सरेज जब गोल्ड प्लेट को टच करेंगे तो गोल्ड प्लेट अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी और पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर जनरेट करेगी और इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है और इसी वजह से एक्सरेज की पासिंग पे जो गोल्ड लीफ प्लेट्स है वो डाइवर्ज होके ऐसे बन जाएगी, ऐसे दूर दूर आ जाएंगे। जो मैंने डैश में दिखाया है वो आफ्टर कंडीशन है कि अगर हमने एक्सरेज पास कर दी उसके बाद कैसे हो जाएगी लीफ प्लेट्स, और इनिशियल कंडीशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये है फाइनल कंडीशन, दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। देन न्यूट्रल लीफ प्लेट्स डाइवर्ज, मतलब जो लीफ प्लेट्स अगर न्यूट्रल है तो वो डाइवर्जेंस शो करती है। और यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं अभी पॉजिटिव चार्ज लीफ प्लेट्स का, ये हमारी लीफ प्लेट्स है, गोल्ड लीफ प्लेट, यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है और एक्सरेज के पास होने पे वो एटम्स जो है लीफ प्लेट्स के वो अपने इलेक्ट्रॉन्स और लूज करें, मतलब और पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और इसी वजह से जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है वो पहले से पॉजिटिव चार्ज थे इसलिए पहले से डाइवर्ज तो थे लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ गया, मतलब वो और ज़्यादा डाइवर्ज हो जाएंगे। इसमें भी न्यूट्रल वाला कंडीशन आएगा, न्यूट्रल के जैसा ही कंडीशन आएगा। तो यहाँ पे इफ़ एक्सेस आर पास्ड देन पॉजिटिव चार्ज लीफ प्लेट्स डाइवर्ज मोर। अगर हमने पॉजिटिव चार्ज लीफ प्लेट्स ली और अंदर वैक्यूम है और एक्सरेज पास की तो पहले से ज़्यादा डाइवर्जेंस शो करेंगे। और यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज लीफ प्लेट्स ली, थर्ड और फाइनल केस, यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज लीफ प्लेट्स ली और फिर एक्सरेज पास किए। एक्सरेज पास करने से क्या होगा कि जो लीफ प्लेट्स है उनके पास पहले से ही एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है इसी वजह से नेगेटिव चार्ज है,
और एक्सरेज पास हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगी, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वो उसके पास जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर रही है, और इसी वजह से नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, और इसी वजह से जो लीफ प्लेट्स है वो कन्वर्ज हो जाएगी, मतलब पास आ जाएगी एक दूसरे की। सो लीफ प्लेट्स विल बिकम लेस नेगेटिव चार्ज and so they will converge. तो यहाँ पे लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। हमने सारी वेरिएशंस पढ़ ली है, आप इतना नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, हमने देखा कि अगर हम लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में कैसे हम चेंजेस ला सकते हैं। अगर वैक्यूम है तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स और न्यूट्रल प्लेट्स और ज़्यादा डाइवर्ज होगी और नेगेटिव चार्ज प्लेट्स कन्वर्ज होगी। अगर एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो कोई भी कंडीशन हो, सारी की सारी जो प्लेट है वो कोलैप्स ही होने वाली है, मतलब कन्वर्ज ही होगी। तो ये था गोल्ड लीफ प्लेट इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फ्रेंड्स, मैं आपको चार्ज की 4 प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ। जो चारों की चारों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो चार्ज डू नॉट पजेस डायरेक्शन। चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, और इसी वजह से हम उसे स्केलर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटेड एज स्केलर। और इसी वजह से इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड like real numbers. like रियल नंबर्स। फ्रेंड्स, चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसी वजह से हम उसे स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं, और इसी वजह से जब हम उसे ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम वैसे सिंपल उसे वैसे ही सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं जैसे हम रियल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। और इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर चार्ज पॉजिटिव टाइप का है तो हम उसे पॉजिटिव नंबर की तरह ट्रीट करेंगे, और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो हम उसे नेगेटिव नंबर की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी। एग्जांपल, फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बॉडी है, इसके अंदर एक +5 चार्ज है, एक -3 चार्ज है और एक +2 चार्ज है। हमें क्यू नेट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, क्यू नेट के लिए बॉडी के अंदर जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 5Q आ जाएगा, 5Q पॉजिटिव है तो इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, +3Q आएगा, 3Q नेगेटिव है तो हम उसको नेगेटिव लिखेंगे, +3Q, और ये 2Q है, सो 2Q भी पॉजिटिव है तो हम उसको भी पॉजिटिव लिखेंगे। सो इससे अगर हम सब एडिशन कर रहे हैं तो हमको नेट चार्ज है वो मिल रहा है 4Q। सो बॉडी के अंदर नेट चार्ज है 4Q। इसी तरह हम नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव ही लेंगे कभी भी ऐड करते हुए, और पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव नंबर की तरह ट्रीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि चार्ज हमेशा क्वांटिसाइज्ड होता है, मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। हम कह सकते हैं इसकी इक्वेशन है Q = NE, जहाँ पे E है वो फंडामेंटल चार्ज है जो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
फंडामेंटल और बेसिक चार्ज, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो फ्रेंड्स क्यू होगा टोटल चार्ज ऑन बॉडी, और एन है एनी इंटीजर, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। हाँ, तो फ्रेंड्स जो ये स्टेटमेंट है, अगर हम इसे वर्ड्स में लिखना चाहे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, तो हम कह सकते हैं कि चार्ज ऑन अ बॉडी ऑलवेज एग्जिस्ट्स एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज और बेसिक चार्ज दैट इज द चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और यहाँ पे आप पूछेंगे कि हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही क्यों बेसिक चार्ज लिया। फ्रेंड्स, और पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है जो जैसे कि क्वार्ट्स है जिन पे इलेक्ट्रॉन से भी कम चार्ज होता है, लेकिन वो पार्टिकल्स स्टेबल नहीं होते, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बेसिक चार्ज लिया। और इसी वजह से हम यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज सबसे कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर और कोई चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो वो भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में करेगा। यहाँ पे एन एनी इंटीजर होगा, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आधा इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक एंटिटी है, बेसिक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, और वो आधा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो हमेशा पूरा एग्जिस्ट करेगा या फिर इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा, होल नंबर में एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए हम यहाँ पे 0, 1, 2 ऐसे इंटीजर से लेते हैं, हम फ्रैक्शन नहीं लेते। ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें अगर हम एक क्वेश्चन करें तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर एक बॉडी है उस पे 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है, हमें फाइंड करना है उस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया है। n इज इक्वल्स टू लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए होंगे बॉडी ने, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे। यहाँ पे चार्ज बॉडी पे पॉजिटिव है तो बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं। और आप ये भी जान सकते हैं कि अगर एक बॉडी है तो वो अपने आप में तो न्यूट्रल होती है, लेकिन जब वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है या फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स खो देती है तभी उस पर चार्ज जनरेट होता है। तो यहाँ पे हम एक्सेस लिखेंगे, जिसका मतलब है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने ज़्यादा खोए हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने ज़्यादा अपने पास लिए हैं, उसके पास पहले से थे उसमें से। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू एन ई, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें कहती है। Q की वैल्यू हमें दी हुई है 1 कूलम, हमें चार्ज इलेक्ट्रॉन के बेसिक चार्ज की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर यहाँ से हम नंबर ऑफ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो हमें Q/E मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू 1/1.6 इंटू 10⁻+19, जिसे हम अगर आगे कैलकुलेट करें तो हमें आंसर मिल जाता है 6.25 इंटू 10⁻18। सो बॉडी ने इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए तब उसके ऊपर पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज जनरेट हुआ। तो आप आई होप आपको समझ आ गया होगा। इतना था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। फ्रेंड्स, जो थर्ड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एसोसिएशन विथ मास। सॉरी, हमने 2 प्रॉपर्टी डिस्कस कर दी पर नंबर तो चेंज किया ही नहीं। यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी पे आ गए हम लोग डायरेक्ट। एसोसिएशन विथ मास। फ्रेंड्स, जो चार्ज है इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। एसोसिएटेड विथ मास।
फ्रेंड्स, अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो इतना तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि बॉडी के पास मास भी होगा। अगर कोई बॉडी मासलेस है, अगर कोई बॉडी मासलेस है, देन उसके पास चार्ज हो ही नहीं सकता। किसी भी कंडीशन में उसके पास चार्ज नहीं हो सकता अगर उसके पास मास नहीं है। क्योंकि अगर हमें चार्ज जनरेट करना है तो चार्ज जनरेट करने के लिए बॉडी के पास प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए चार्ज के लिए। और ये जो एंटिटीज है हमने पहले ही देखा था, अरेंजमेंट ऑफ चार्ज इन एटम हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। उसमें देखा था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एटम में, उनका खुद का मास होता है। और इसीलिए अगर किसी बॉडी को अगर चार्ज चाहिए तो उसके पास मास भी होना ही चाहिए। मासलेस बॉडी के पास चार्ज कभी हो ही नहीं सकता। सो ये था चार्ज के बारे में और मास के बारे में। फ्रेंड्स, इन दोनों के बारे में एक और प्रॉपर्टी है। अगर हम मास की बात करें तो मास भी एक बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मास और यहाँ पे हम चार्ज, हम दोनों को कंपेयर करते हैं। बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मास, और जो चार्ज है वो भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। लेकिन जो मास है वो रिलेटिव इन नेचर है। रिलेटिव इन नेचर हमें आइंस्टाइन की थियरी ने इक्वेशन दी थी, E=mc²। चलिए अभी ये छोड़िए, मास रिलेटिव इन नेचर है। उसमें हमने 11th स्टैंडर्ड में एक इक्वेशन देखी थी। जो मोशन का मास है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका मास अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो इक्वल होगा m0, यानी कि रेस्ट मास अपॉन 1 - v²/c² की। यहाँ पे अगर आप देखें तो v² होगी बॉडी की स्पीड और c² होगी स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम इस इक्वेशन को एनालिसिस करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो मास है इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी। मतलब अगर v इंक्रीज कर रहा है तो मास भी इंक्रीज करेगा। मतलब स्पीड के साथ मास इंक्रीज कर रहा है और हम मास को स्पीड से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन चार्ज इज नॉट अ रिलेटिव इन प्रॉपर्टी। बॉडी पे जो चार्ज है वो रिलेटिव नेचर का नहीं होता। इट डज नॉट चेंज विथ स्पीड। वो स्पीड के साथ या फिर किसी भी प्रॉपर्टी के साथ चेंज नहीं करता बॉडी की, इसलिए वो रिलेटिव नहीं है। सो मास और चार्ज के बीच में ये सिमिलरिटी और डिफरेंस थे। अभी हम और एक प्रॉपर्टी की बात करेंगे, स्पेसिफिक चार्ज। तो हम बात करेंगे स्पेसिफिक चार्ज की। स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है? फ्रेंड्स, किसी भी बॉडी के लिए चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो होता है उसे हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। अगर हम इफ वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ बॉडी, सो फ्रेंड्स अगर हम किसी बॉडी की स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं सो उसका मास भी कंसिक्वेंटली इंक्रीज होगा। और इसी वजह से Q/m जो है उसमें अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो Q/m यानी कि स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज होगा। हम जानते हैं कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी। और यहाँ पे स्पीड इंक्रीज करने पे मास की वैल्यू बढ़ रही है, और मास अगर बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी, और इसी वजह से जो टोटल स्पेसिफिक चार्ज होगा बॉडी का वो कम हो जाएगा। और अगर हम स्पीड की बॉडी डिक्रीज कर रहे हैं तो मास की वैल्यू वापस कम हो जाएगी, और इसी वजह से जो स्पेसिफिक चार्ज है वो बॉडी का बढ़ जाएगा। तो ये था एसोसिएशन विथ मास के बारे में।
इसके ऊपर क्वेश्चंस हम अगर हो गए तो बाद में करेंगे। अभी हम बात करते हैं फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की, जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फ्रेंड्स, इसका स्टेटमेंट पहले मैं लिखूंगा, जो है चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड in an isolated system charge cannot be created or destroyed it can just be transferred from one body to another। सो फ्रेंड्स, जो चार्ज है वो ऑलवेज किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कंजर्व्ड रहता है। सो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम जो एकदम अकेली है, एकदम तन्हा है। मतलब अगर ये सिस्टम है और किसी भी सिस्टम के आसपास सराउंडिंग होते हैं, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम नहीं गिनेंगे। अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम ले रहे हैं तो सराउंडिंग एब्सेंट होगी आइसोलेटेड सिस्टम में। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें चार्ज को कांस्टेंट, ये हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि चार्ज हमेशा कांस्टेंट है किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। अगर सपोज हमने आइसोलेटेड सिस्टम नहीं ली और सराउंडिंग प्रेजेंट होगी, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि सराउंडिंग के इन्फ्लुएंस की वजह से सिस्टम के नेट चार्ज में चेंज आ जाए, और इसीलिए हम आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं। और इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसके अंदर चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो नेट चार्ज होगा सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सो आप ये लिख लीजिए, फिर हम एक्सप्लेनेशन के लिए और कुछ पॉइंट लिखेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि अगर ये हमारे सिस्टम है तो क्यू नेट इज कंजर्व्ड इक्वल्स टू कांस्टेंट। फ्रेंड्स, अभी आप लोग बोलेंगे कि अगर इसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो हम पार्टिकल्स को आयोनाइज करके चार्ज जनरेट तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने किसी पार्टिकल को आयोनाइज कर दिया और इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तो उसने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया। तो आप बोलेंगे कि हमने चार्ज जनरेट किया, लेकिन हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट कह रहा था कि चार्ज को हम जनरेट नहीं कर सकते और ट्रांसफ़र भी और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ कि एक एटम प्रेजेंट था, हमने एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। सो वो चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पहले से सिस्टम के अंदर प्रेजेंट था, लेकिन हमने जो एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन का चार्ज था उसको हमने अपने सिस्टम में किसी और प्लेस पे ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ वो सिस्टम के अंदर कहीं और ट्रांसफ़र हो गया। सो हमने यहाँ पे चार्ज को ट्रांसफ़र ही किया है, हमने जनरेट नहीं किया, ना ही डिस्ट्रॉय किया है, सिर्फ ट्रांसफ़र किया है। इसी वजह से जो नेट चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अगर बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो सिस्टम के अंदर एज अ इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज भी तो फ्री हो रहा है। और इसी वजह से चार्ज ऑलवेज पैर में जनरेट या डिस्ट्रॉय होगा। मतलब अगर आप किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो ट्रांसफ़र की मदद से, तो साथ में नेगेटिव चार्ज भी जनरेट होना ही होना है। और अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो नेगेटिव चार्ज भी जनरेट होगा, दोनों साथ में जनरेट होंगे, एंड बोथ will neutralize each other।
वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इसी वजह से जो नेट चेंज आएगा, नेट चेंज जो आएगा सिस्टम के चार्ज में, वो ज़ीरो होगा, डेल्टा क्यू नेट ज़ीरो होगा। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो वो हमेशा, उसका अंदर जो नेट चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। सो आप इतना नोट, आप आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ चार्ज ऑफ बॉडी। सो अब हम बात करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, ये आपको आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है ना, ओके। सो अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। सो यहाँ पे हम तीन मेथड की एक एक करके बात करने वाले हैं। पहली मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रेंड्स, फ्रिक्शन कब जनरेट होता है? फ्रिक्शन किसी बॉडी में तब जनरेट होता है जब वो किसी और बॉडी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रही हो। सो हम यहाँ पे दो बॉडीज़ लेंगे। सपोज ये हमने ग्लास रॉड ले ली और ये हमने सिल्क क्लॉथ ले लिया। अभी इन दोनों को हमने एक दूसरे पे रगड़ा, मतलब रब किया। तो इससे क्या होगा, दोनों बॉडीज़ के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा। और इसी की वजह से जो ग्लास रॉड पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी जनरेट होगी उससे अपने एटम्स को लीव करके सिल्क क्लॉथ के पास चले जाएंगे, और इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर हमने सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड से रगड़ा तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी जनरेट होगी, जिसकी वजह से ग्लास रॉड के वो इलेक्ट्रॉन्स जो लूजली बाउंड है वो सिल्क क्लॉथ पे चले जाएंगे, और इसी वजह से सिल्क क्लॉथ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ग्लास रॉड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे एक और बात अगर हमें नोट करनी है, तो जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन्स, उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स का अपना मास होता है, भले ही वो नेग्लिजिबल हो लेकिन मास होता है। और अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रही है, इसका मतलब वो अपना मास भी तो लूज़ कर रही है। और इसी वजह से बॉडी के मास में वेरी माइन्यूट, मतलब बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी तो नेग्लिजिबल है, वेरी माइन्यूट डिक्रीज इन मास शो करेगी ये बॉडी, डिक्रीज इन मास। पॉजिटिव चार्ज बॉडी विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से उसके मास के ऊपर बहुत ही ज़्यादा छोटा सा डिक्रीमेंट आएगा। और अगर यहाँ पे हमने ली नेगेटिव चार्ज बॉडी, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, और उसकी वजह से उसका मास थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, बहुत ही थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी बहुत कम है। सो ये हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में देखा। अगर किसी दो ऑब्जेक्ट को हम रब कर रहे हैं, उनके बीच में रिलेटिव मोशन करा रहे हैं, मतलब इन कांटेक्ट होना ज़रूरी है। दोनों बॉडीज़ के बीच में कांटेक्ट होना ज़रूरी है वैसे तो जनरल केस में। और अगर हम रब कर रहे हैं बॉडीज़ को, तो उसकी मदद से एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस मेथड को हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे ग्लास रॉड ना होके प्लास्टिक रॉड होती
और यहाँ पे वुलन क्लोथ होता, सिल्क क्लोथ की जगह पे। तो क्या होता कि जो प्लास्टिक रॉड है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेती और जो वुलन क्लोथ है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता। सो ये था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में। अब हम दूसरी मेथड देखेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसे हम कह सकते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट भी। चार्जिंग बाय कंडक्शन या कांटेक्ट। फ्रेंड्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके लिए हमें दो बॉडीज़ को कांटेक्ट में लाने की ज़रूरत पड़ेगी। सो सपोज हमारे पास ये पिथ बॉल है, इसका रेडियस r है, और ये दूसरी पिथ बॉल है, इसका भी रेडियस r है। आप प्लीज़ इन्हें सर्कुलर एज्यूम कर लेना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है उतनी। हम सपोज करते हैं कि इस बॉल के ऊपर चार्ज Q1 है, इस बॉल के ऊपर चार्ज Q2 है। अगर हमने इन दोनों बॉडीज़ को एक दूसरे से कांटेक्ट में लाया, ये एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, यहाँ पे एक की है, अगर हम इसको लॉक कर देंगे तो जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र होगा। अगर हम इन दोनों को कांटेक्ट में ला रहे हैं, सो अगर इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज के फ्लो की मदद से ये चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब इस बॉडी पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है तो इस बॉडी पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इस बॉडी पे कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और इसी वजह से जो ये बॉडी है उस पर चार्ज कम हो जाएगा, दोनों में चार्ज का एक्सचेंज होगा। ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन में, ऐसा कांटेक्ट की मदद से बॉडी के अंदर चार्ज जनरेट होता है। अगर हम बात करें कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? सो बॉडी, जो दोनों बॉडीज़ हैं वो अपने एक दूसरे के बीच में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। जो Q फाइनल होगा वो दोनों बॉडीज़ में तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों बॉडीज़ सेम चार्ज एक्वायर नहीं करती। और यहाँ पे जो बॉल है उनकी रेडियस हमने सेम ली है, इसी वजह से जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ये बॉडी Q1 चार्ज है, इस पर Q2 है, तो दोनों पे इक्वल चार्ज एट द एंड, दोनों पे इक्वल चार्ज रहेगा। और यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं Q फाइनल को Q1 प्लस Q2/2 की एवरेज लेके। सो अगर दो बॉडीज जो चार्ज है पहले से, अगर हम उन्हें कांटेक्ट में लाते हैं टू charged bodies come in contact, then exchange of charge occurs until both body acquire सेम चार्ज, या फिर हम कह सकते हैं चार्ज गेट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग बोथ बॉडीज। सो ये था चार्जिंग बाय कंडक्शन के बारे में एक पॉइंट। यहाँ पे हमने क्या किया कि दो चार्ज बॉडीज़ थी, उसके अंदर चार्ज का ट्रांसफ़र कैसे होगा, और अगर जो बॉडीज़ है उन पे फाइनल चार्ज क्या होगा। इसी वजह से इसमें हमने ये फाइंड किया कि दोनों पे फाइनल चार्ज क्या होगा। अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करने की बात करें, चलिए मेरे पास ये बॉल है, पिथ बॉल, ये न्यूट्रल है,
ये है ग्लास रॉड जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। नाउ हमने क्या किया कि दोनों को कांटेक्ट में लाया, ग्लास रॉड को पिथ बॉल से हमने टच करवाया, तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की मदद से जो ग्लास रॉड है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ग्लास रॉड, इस पे Q इक्वल्स टू 0 है, इस पे Q इज इक्वल्स टू पॉजिटिव है। तो इसमें क्या होगा कि ये बॉडी को हमने पास लाया, तो ग्लास रॉड पे तो पॉजिटिव चार्ज पहले से है, तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है ग्लास रॉड पे, वो पिथ बॉल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड में चले जाएंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें, अगर हमने इसके बाद दोनों के बॉडीज़ को अलग कर दिया, चलिए ग्लास रॉड पे हम चार्ज को Q मान लेते हैं, चार्ज इज प्लस Q। सो अगर हम बाद में कांटेक्ट में लगे अलग किया, तो इलेक्ट्रॉन्स, पिथ बॉल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड पे चले गए, इसी वजह से जो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा कम हो गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो ग्लास रॉड ने नेगेटिव चार्ज गेन किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए, मतलब नेगेटिव चार्ज गेन किया, लेकिन ग्लास रॉड पहले से पॉजिटिवली चार्जड थी। सो नेगेटिव चार्ज गेन करने की वजह से उस पर जो पॉजिटिव चार्ज था उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया। जैसे यहाँ पे हमने 6 प्लस से डिनोट किया मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का, तो यहाँ पे 3 प्लस से काम चल जाएगा, क्योंकि जो चार्ज है वो कम हो गया इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। और जो पिथ बॉल है, यहाँ पे हम लिखेंगे चार्ज डिक्रीज, चार्ज डिक्रीज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पिथ बॉल है, उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, इलेक्ट्रॉन लूज किए, पिथ बॉल ने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड को दान में दे दिए, मतलब लूज किए। सो पॉजिटिव चार्ज जनरेट्स, जिसकी वजह से पिथ बॉल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया थोड़ा। अगर हम फाइनल सिचुएशन की बात करें, जब ग्लास रॉड पे चार्ज कम हो गया और पिथ बॉल पे चार्ज जनरेट हो गया, तो जो पिथ बॉल पे चार्ज होगा Q बॉल, वो इक्वल होगा प्लस Q/2 के, और जो Q ग्लास रॉड होगा वो भी इक्वल होगा प्लस Q/2 के, क्योंकि हमने पहले देखा कि चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक दोनों में इक्वल नहीं हो जाता, और इसी वजह से जो फाइनल चार्ज होगा बॉल पे वो होगा प्लस Q/2, और ग्लास रॉड पे वो भी होगा प्लस Q/2। सो ये था चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें हमने क्या किया, दो बॉडीज़ थी, दो बॉडीज़ को हमने कांटेक्ट में लाया, जिसकी वजह से उन दोनों में चार्ज का एक्सचेंज हुआ, और जो बॉडी न्यूट्रल थी उस पर चार्ज जनरेट हो गया। ये था चार्जिंग बाय कंडक्शन के बारे में। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, जो थर्ड मेथड है और फाइनल मेथड है चार्जिंग की, देखिए हम यहाँ पे भी 1 का 1 रहने दिया, हम 2 लिखना भूल गए, वापस भुलक्कड़ हो गया हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अभी थर्ड मेथड की, 1 के बाद डायरेक्ट थर्ड। आप लोग बोलेंगे कि सर कौन सा मैथ्स पढ़ते हैं, पता नहीं चलता, 1 के बाद डायरेक्ट थर्ड आता है। सो थर्ड मेथड है वो चार्जिंग की, और लास्ट मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। फ्रेंड्स, हमने अभी तक क्या देखा, हमने 2 मेथड्स देखी, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दोनों में बॉडीज़ को कांटेक्ट में लाने की ज़रूरत थी, जिनमें हमें चार्ज जनरेट करना है जिस बॉडी पे, उसको कांटेक्ट में लाने की ज़रूरत थी। बट ये जो थर्ड मेथड है, नो कांटेक्ट बिटवीन बॉडीज़ is required in this method. No contact between bodies is required. यहाँ पे BTW का मतलब बिटवीन है, आपको शायद पता ना चले तो मैं लिख देता हूँ बिटवीन ही, बिटवीन बॉडीज इज रिक्वायर्ड इन दिस मेथड। सो इसको हम डायग्राम की मदद से स्टडी करते हैं। चलिए, यहाँ पे एक पिथ बॉल है, ये स्टैंड है, यहाँ पे एक ग्लास रॉड है जो पॉजिटिवली चार्जड है।
सो ये है पहली सिचुएशन, हमने ग्लास रॉड को पिच बॉल के पास में लाया। द ग्लास रॉड इज मेड इज प्लेस्ड नियर द पिच बॉल, ग्लास रॉड इज प्लेस्ड नियर द पिच बॉल। सो इसकी वजह से क्या होगा, जो पिच बॉल है उसके अंदर वो इंटरनली न्यूट्रल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पिच बॉल के अंदर चार्ज नहीं है। पिच बॉल के अंदर चार्ज तो है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में है, जिसकी वजह से पिच बॉल न्यूट्रल है। सो क्या होगा, अगर हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं तो वो पिच बॉल के अंदर के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। सो नेगेटिव चार्ज गेट सराउंडेड नियर द ग्लास रॉड एंड पॉजिटिव चार्ज सराउंड्स अपोजिट टू द ग्लास रॉड। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो ग्लास रॉड की वजह से, रिपल्शन की वजह से दूर दूर के फेस में क्या कहते हैं, दूर के फेस में जमा हो जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्शन की मदद से पास के फेस में जमा हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो पिच बॉल है ग्लास रॉड को तो यहीं पे रख रहे हैं, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो तो यहीं पे ही होगा, और जो पिच बॉल है उसको हम अर्थिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अर्थिंग में क्या होता है कि जो एक्सेस चार्ज है वो हम ग्राउंड में डिपॉजिट कर देते हैं। किसी भी बॉडी के अगर जो एक्सेस चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर, उसको हम ग्राउंड पे भेज देते हैं, इसे हम अर्थिंग कहते हैं। तो इससे क्या होगा, जो पिच बॉल पे पॉजिटिव चार्ज है वो तो इसकी वजह से रिपल्शन फील कर रहा है, तो वो ग्राउंड के अंदर चला जाएगा अर्थिंग की वजह से। तो पॉजिटिव चार्ज गया ग्राउंड के अंदर। अब ये है चौथी सिचुएशन, मतलब फोर्थ स्टेप। अभी हमने क्या किया कि ग्लास रॉड को भी हटा दिया। जैसे कि और एक स्टेप ऐड कर देता हूँ, ग्लास रॉड हमने अभी भी रखी है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो बॉडी में से गायब हो गया, मतलब वो अर्थिंग कर लिया हमने। सो ये नेगेटिव चार्ज बता बॉडी पे। अभी हमने अगर बॉडी में से मतलब ग्लास रॉड को अगर दूर कर दिया, मतलब ग्लास रॉड को रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो जो सरफेस है बॉडी का उस पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम कंडक्टिंग लिए, पिच बॉल कंडक्टिंग होती है इसलिए हमने इसको कंडक्टिंग गिना है। जो नेगेटिव चार्ज है वो बॉडी के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो हमने क्या किया कि जो न्यूट्रल पिच बॉल थी उसके ऊपर चार्ज जनरेट कर दिया, नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दिया। कैसे, हमने ग्लास रॉड को जो पिच बॉल है उसके पास लाया, जिसकी वजह से उसमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। पॉजिटिव चार्ज वो अवे फ्रॉम ग्लास रॉड वाले फेस पे जमा हो गए, और नेगेटिव चार्ज नियर द ग्लास रॉड वाले फेस पे जमा हो गए पिच बॉल के। फिर हमने ग्लास रॉड के जो पॉजिटिव चार्ज था पिच बॉल का उसको हमने अर्थिंग की मदद से ग्राउंड में भेज दिया, और फिर जो ग्लास रॉड है उसको भी हमने हटा दी। तो नेगेटिव चार्ज था वो सरफेस पे जमा हो गया, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया सरफेस पे, और हमने न्यूट्रल पिच बॉल पे नेगेटिव चार्ज जनरेट किया। इसे हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ पे हमने पिच बॉल पे ग्लास रॉड की मदद से चार्ज इंड्यूस किया, इसलिए हम कहते हैं इसे चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में। अगर हमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना है पिच बॉल पे, तो हम नेगेटिव चार्ज बॉडी लेते, जैसे कि प्लास्टिक रॉड ले लेते। ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारा टॉपिक मेथड्स ऑफ चार्जिंग भी ख़त्म होता है। सो अभी हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा डिटेल में अभी तो नहीं पढ़ना कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। हमें पता है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ करते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही होती है। इसलिए हम कह सकते हैं
कि कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस दैट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम देम इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। फ्रेंड्स, कोई भी अगर कंडक्टर है, जैसे कि अगर हमने ये बॉल ले ली, ये कंडक्टर है, अगर इस पर कभी चार्ज जनरेट हुआ या अगर इस बॉल पे कभी भी चार्ज जनरेट हुआ, लेट इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी टाइप का चार्ज अगर इस पर कभी जनरेट हुआ तो कंडक्टर में हमेशा सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। कंडक्टर्स में चार्ज कभी भी बॉडी के अंदर नहीं होगा, वो हमेशा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज is always present on surface of conductor। Q inside conductor जो है वो हमेशा ज़ीरो होगा, ये हमेशा ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है। सो हमें इतना ही पढ़ना है कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो अलाउ करते हैं, और जो चार्ज होता है वो हमेशा उनके सरफेस पे प्रेजेंट होता है, वो कभी भी उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर नहीं जाता कंडक्टर्स में। फिर क्या है, इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अलाउ नहीं करते करंट के फ्लो को, डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू धैम। इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करते। इसमें अगर ये बॉल इंसुलेटर है तो इंसुलेटर्स में क्या होगा, जो चार्ज है वो बॉडी के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज इफ प्रेजेंट ऑन देम gets distributed inside the body। सो इंसुलेटर्स में जो चार्ज है वो बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, जबकि कंडक्टर्स में चार्ज हमेशा सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा चार्ज कंडक्टर्स के लिए। सो ये था इंसुलेटर्स के बारे में। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अर्थिंग की प्रोसेस की, वो भी छोटा ही टॉपिक है, फटाफट हम कवर कर लेंगे। अर्थिंग प्रोसेस की। फ्रेंड्स, अर्थिंग वो प्रोसेस है अर्थिंग is a process in which excess charge on a body is sent to ground और अर्थ। सो जो सारे प्लैनेट्स हैं वो भी एक तरह से कंडक्टर्स ही है। यहाँ पे अगर हम सपोज करते हैं ये हमारी ज़मीन है, अर्थ ग्राउंड है, अर्थ का सरफेस है, ये हम है, ये हमारा एक प्यारा सा लड़का है, चलिए इसका नाम रख लेते हैं हम मनन। और यहाँ पे अगर कोई सर्किट है, स्विच है, तो हमने फील किया होगा
कि कभी कभी हमें करंट लगता है अगर हम किसी वायर को टच करते हैं। ये क्यों होता है कि अगर हम किसी चार्ज बॉडी को टच करते हैं तो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है वो भी कंडक्टर है, वो कंडक्टर की तरह काम करती है। और यहाँ पे अर्थिंग के प्रोसेस में वो मीडिएटर की तरह भी काम करती है। यहाँ पे जो एक्सेस चार्ज है, सपोज इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, जो अर्थ के अंदर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इस कंडक्टर के थ्रू यहाँ पे आके इस इलेक्ट्रिक चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमें शॉक लगेगा। और यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस बॉडी के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो अर्थ में जाके अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से भी हमें शॉक लगेगा। सो हमारी बॉडी एक कंडक्टर है, इसलिए कभी भी कोई कंडक्टर ऐसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराती है, जिसकी वजह से हमें शॉक लगता है। अगर हम सर्किट्स की बात करें तो जो सर्किट होती है सबके घरों में, उसमें कोई हैवी जो कंजप्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब जिसमें से हैवी फ्लो होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जैसे कि टीवी है और रेफ्रिजरेटर है, जिनका वोल्टेज थोड़ा हाई होता है। जो टीवी और फ्रिज में क्या होता है कि जो सर्किट होती है उसमें 3 वायर होते हैं, एक रेड वायर होता है, एक ब्लैक वायर होता है और एक ग्रीन वायर होता है। सो ग्रीन वायर होता है वो अर्थिंग वायर होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, इसमें से जो अर्थिंग वायर है वो नीचे जाके ग्राउंड के अंदर एक मेटल प्लेट को कन्वर्ट करता है। सो अगर कभी भी कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर इलेक्ट्रिक करंट लीक हुआ इस सर्किट में, तो इससे जो एक्सेस करंट है वो फ्लो होके ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें शॉक लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये प्रोसेस थी अर्थिंग की। अर्थिंग के बारे में अभी के लिए हमें इतना ही पढ़ना है अर्थिंग के बारे में। सो मैं रब कर रहा हूँ। अभी देखते हैं कि टाइम कितना हुआ है। फ्रेंड्स, अभी 52 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चंस भी करा दूँ। सो आपकी साथ साथ में क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो अगर हम क्वेश्चंस करें तो सबसे पहले, इफ बॉडी हैज़ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, देन हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। It has gained electron, it has gained proton, it has lost electron, it has lost proton। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप फटाफट सॉल्व कर लीजिए। सो इसमें क्या है कि बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज है। सो बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज कब जनरेट होगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे या तो प्रोटॉन्स कम होंगे। सो प्रोटॉन्स, ये वाला ऑप्शन बचता है, ये वाला ऑप्शन बचता है। लेकिन अगर ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए, सो हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचे। लेकिन हमें पता है कि प्रोटॉन्स है वो मूव नहीं कर सकते। सो प्रोटॉन्स का नंबर कभी भी बॉडी के अंदर चेंज नहीं होगा। सो इसकी वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है और हमारे पास एक आंसर आ जाता है जो है उस बॉडी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। अभी हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ये है सेकंड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या किया है कि हमने है ना, रुकिए मुझे क्वेश्चन कंफर्म कर लेने दीजिए। फ्रेंड्स, हाँ, यहाँ पे हमने एक लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लिया है। उसके पास हमने
एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाई, तो हमें ये बताना है कि क्या होगा। हमारे पास पहला ऑप्शन है लीव्स पहला ऑप्शन है लीव्स विल इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज। दूसरा ऑप्शन है लीव्स विल इंड्यूस नेगेटिव चार्ज। तीसरा ऑप्शन है नो चार्ज इंड्यूस, मतलब कि कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन है कि पॉजिटिव चार्ज ऑन वन लीफ, एक लीफ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा एंड नेगेटिव चार्ज ऑन अदर, और दूसरी लीफ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। सो हमने यहाँ पे क्या किया कि आप सॉल्व कर लीजिए फटाफट। मैं 3 तक गिनता हूँ, 1 2 3। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हमने क्या किया कि रॉड को मेटल कैप के टच में लाया। सो इस पे से नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा मेटल कैप के अंदर, मेटल कैप से वो जाएगा मेटल रॉड में, मेटल रॉड से वो जाएगा गोल्ड प्लेट्स के अंदर। सो यहाँ पे जो गोल्ड प्लेट्स पे चार्ज पहुँच रहा है वो नेगेटिव चार्ज ही पहुँच रहा है। सो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। सो क्या हुआ, लीव्स ने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये भी इजी था। तो अभी हम बात करते हैं आगे, और क्वेश्चन ढूंढता हूँ। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 3rd नंबर। व्हाट इज श्योर चेक फॉर attraction, sorry, what is sure check for charge on a body? इसमें हमें ऑप्शन दिए हैं अट्रैक्शन, सेकेंड ऑप्शन दिया है हमें रिपल्जन, थर्ड ऑप्शन दिया है हमें क्या कहते हैं नन, फोर्थ ऑप्शन दिया है बोथ। सो अगर किसी बॉडी पे हमें चार्ज की चेक करना है, चलिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है और ये बॉडी न्यूट्रल है। तो क्या होगा कि ये बॉडी इधर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कम आ जाएगा। ये बॉडी बी के अंदर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड में जो बात की थी, वैसे यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया बॉडी के अंदर का। सो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा ए से। सो इन दोनों के बीच थोड़ा तो अट्रैक्शन दिखेगा, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी न्यूट्रल चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है और एक नेगेटिव चार्ज बॉडी भी न्यूट्रल चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। सो इससे हमें ये तो नहीं पता चलेगा, इससे हम श्योर नहीं हो सकते कि जो चार्ज है वो प्रेजेंट है या नहीं है बॉडी बी के अंदर। अगर हमारे पास बॉडी बी है तो हम श्योर नहीं हो सकते कि इसमें चार्ज है या नहीं। सो अट्रैक्शन रॉन्ग हो गया, नन और बोथ तो आएगा ही नहीं। हमारे पास एक ऑप्शन बचा रिपल्जन। अब ये क्यों होता है हम ये भी देखते हैं। अगर ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पर ज़ीरो चार्ज है, तो ये दोनों रिपेल नहीं करेगी। अगर इस पर ये दोनों अट्रैक्ट तो करेगी ही, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर बी पे वापस से ज़ीरो चार्ज है, तो भी ये दोनों अट्रैक्ट करेगी लेकिन रिपेल नहीं करेगी। सो हमें बी पे चार्ज है या नहीं उसका पता नहीं चल रहा। अगर हम थर्ड ऑप्शन ले रहे हैं जिसपे ए के पास पॉजिटिव चार्ज है और बी के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो वो रिपेल करेगी। इसकी मदद से हमें पता चल रहा है कि बॉडी बी के पास चार्ज है ही। अगर ए के पास नेगेटिव चार्ज है
और बी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो भी वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, मतलब तो भी हमें पता नहीं चलेगा। सो किसी भी बॉडी पे अगर हमें चार्ज की प्रेजेंस को चेक करना है तो हम क्या करेंगे कि उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी लाएंगे, उसके पास एक नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी लाएंगे। अगर हमें बी पे प्रेजेंस चेक करनी है चार्ज की तो हम उसके पास पहले तो एक पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी लाएंगे। अगर बी पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो दोनों रिपेल करेगी, अगर बी पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो दोनों अट्रैक्ट करेगी, और अगर बी पे न्यूट्रल होगा तो भी वो दोनों अट्रैक्ट करेगी। सो अट्रैक्शन के लिए 2 केसेस पॉसिबल है, जबकि रिपल्शन के लिए एक ही केस पॉसिबल है। इसी वजह से रिपल्शन है वो श्योर चेक है चार्ज के प्रेजेंस का। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या किया है, 5 बॉल ली है, 5 balls आर टेकन, एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी और एक है ई। इसमें हमने क्या किया कि जो बी और सी है, ये बॉल बी है, ये बॉल सी है, तो ये दोनों रिपेल करती है एक दूसरे को। ये जो बॉल डी है और ये जो बॉल ई है, ये दोनों भी रिपेल करती है एक दूसरे को। और ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, ये बॉल ए है, ये बॉल ई है, ये बॉल सी है और ये बॉल ई है। ये तीनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, मतलब ए बी को अट्रैक्ट करती है, ए और ई के बीच में भी अट्रैक्शन है, सी और ई के बीच में भी अट्रैक्शन है। हमें नेचर ऑफ चार्ज ऑन बॉल ए फाइंड करना है। चलिए आप ट्राई कीजिए, बाद में मैं सॉल्व करता हूँ आगे इसको। सो 1 2 3 अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो बी और सी रिपेल कर रहे हैं, तो बी के पास सपोज पॉजिटिव चार्ज है तो सी के पास नेगेटिव चार्ज होना कंपलसरी है। यहाँ पे डी और ई भी रिपेल कर रहे हैं, मतलब अगर डी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ई के पास नेगेटिव चार्ज होना ज़रूरी है। लेकिन सी और ई हम देख सकते हैं कि अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब सी और ई पे अगर यहाँ पे रिपल्शन शो हो रहा है, मतलब ई के पास चार्ज है ही है, पर सी और ई अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ई और सी के बीच में जो चार्ज है वो अपोजिट इन नेचर है। तो ई पे चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा और डी पे चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ पे ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बी पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ए पे जो चार्ज है हमें नहीं पता। ए और ई भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ई पे पॉजिटिव चार्ज है हमें पता है, ई पे यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, अगर सी पे तो फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हमने शायद तक कहीं पे गड़बड़ की। बी और सी एक दूसरे को रिपल्शन कर रहे हैं और डी और ई भी एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। ए बी सी और ई एंड ए और ई अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, तो ए और ई में अपोजिट चार्ज होगा, ए और बी में भी अपोजिट चार्ज होगा, सी और ई में भी अपोजिट चार्ज होगा, तभी वो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। सी और डी और ई रिपल कर रहे हैं, तो डी में नेगेटिव चार्ज, ई में पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया, अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे चार्ज तो प्रेजेंट है ही, हाँ सॉरी यहाँ पे रिपल्शन है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे जल्दी जल्दी में थोड़ी गड़बड़ कर दी। बी और सी रिपेल कर रहे हैं, तो अगर दोनों में पॉजिटिव चार्ज होगा ही होगा, सेम चार्ज होगा, इसी वजह से सी पे हमें पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा, और यहाँ पे सी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। दोनों अटैक करें तो ई पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे भी ई पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सो ये नेगेटिव ये नेगेटिव। सो यहाँ पे क्या है कि बी और सी अटैक कर रिपेल करें, तो लेट करते हैं कि सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो सी पे पॉजिटिव चार्ज है तो बी पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, और तभी ये दोनों रिपेल करेगी। तो बी पे पॉजिटिव चार्ज है ये हमें पता चल गया, तो बी पे पॉजिटिव और सी पे भी पॉजिटिव, सी पे पॉजिटिव, और सी और ई एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, मतलब दोनों पे अलग चार्ज है, तो ई पे नेगेटिव चार्ज होगा।
और डी और ई एक दूसरे को रिपेल करें तो डी पे भी नेगेटिव चार्ज, ई पे भी नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे हमें एक और केस किया है कि जो ए है वो बी से भी अट्रैक्ट हो रही है, ए है वो ई से भी अट्रैक्ट हो रही है। मतलब ए जो बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज से भी अट्रैक्ट हो रही है, ए जो बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज से भी अट्रैक्ट हो रही है। ऐसा फ्रेंड्स तभी पॉसिबल है जब जो बॉडी ए है उसका नेचर न्यूट्रल होगा। सो इसी वजह से हमें इसका आंसर मिल गया, वो है न्यूट्रल आएगा। द नेचर ऑफ चार्ज ऑन बॉडी ए इज न्यूट्रल। सो फ्रेंड्स ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अगर हम आगे और क्वेश्चंस की बात करें तो चलिए, अभी के लिए बहुत टाइम हो गया है तो मैं अगले क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में लूँगा। नेक्स्ट सेशन में हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।